हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी रेस रैंक एक्सेलेरेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। और जब आप एनरोल करो तो हमारा प्रोमो कोड स्मार्ट स्टडी क्लासेज जरूर यूज़ करना, क्योंकि तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप इन फ्यूचर मेंबरशिप लेते हो तो वहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब आप स्मार्ट स्टडी क्लासेज प्रोमो कोड यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो तो 12 से लेकर 3 PM तक 19 दिसंबर को आप टेस्ट दे सकते हो, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं वो 3 से 6 PM 19 दिसंबर को टेस्ट दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो चैप्टर हमारा था जीव एवं समष्टियाँ, इसका पहला वीडियो आपको कल के वीडियो में प्रोवाइड किया, और आज उसी के क्रम में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए आज आगे बढ़ करके इसका दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज के हम इस वीडियो में, ठीक है, बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट जो कल का शेष रह गया था, अर्थात जैविक घटक और अजैविक घटक, आज हम उसको कंप्लीट कराएंगे फिलहाल। लेकिन तब पर आप वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को कम से कम या चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपको हम और अच्छे तरीके से वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है गाइस, तो आपको हम आज पढ़ाएंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। कल के वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जीवों के लक्षण और प्रमुख लक्षण तथा पर्यावरण, इतना मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम एक बार रिपीट करेंगे उसी को ओरल रूप से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जीव क्या है? मैंने कल बताया, वे घटक पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे घटक या कारक जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, विकास, गमन, संवेदनशीलता और उत्सर्जनशीलता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, जैव कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। ठीक है, और इनके प्रमुख लक्षण की बात करते हैं। श्वसन करना, पोषण करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, वृद्धि और विकास करना, ठीक है, संवेदनशीलता, उद्दीपनशीलता, गमन करना, ये सारे लक्षण प्रमुख लक्षण में आए। लेकिन जो मेन प्रमुख लक्षण है, सबसे इंपॉर्टेंट सभी कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जीवधारियों का, वो मैंने आपको क्या बताया था? संवेदनशीलता के बारे में बताया, इरिटेबिलिटी बारे में बताया था कि जीवधारियों के अंदर जो संवेदनशीलता है, चेतना है, वो हमेशा क्या होती है? हर समय, अगर वो प्राणी जीवित है तो वो लक्षण हर समय होता रहता है। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर कहीं खोया है तो आप जब उसे अचानक डांट देते हैं तो जो अचानक उसके अंदर चौंकने की क्रिया होती है, वो इरिटेबिलिटी है। वही क्या है? एक तरह से जीवधारी का प्रमुख लक्षण है। कल मैंने डिस्कस किया था। अब हम बात करते, पर्यावरण भी कल बढ़ाया। परिधन आवरण, अर्थात परि माने चारों ओर, आवरण माने घेरा, अर्थात जीवों के चारों ओर पाए जाने वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, या हम जिन वस्तुओं से चारों ओर से घिरे हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। तो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक, बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट। तो अब हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए सभी गाइस ध्यान से देखें। आइए देखते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पर्यावरण के घटक क्या हैं और कौन कौन से होते हैं ये। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स कह सकते हो, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कि कितना होता भैया? पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, दो प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका था अजैविक घटक। फर्स्ट की बात करें हम लोग तो क्या है? अजैविक घटक। और दूसरे की बात करें अगर हम तो जैविक घटक। बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हो बायोटिक कंपोनेंट, इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट, और इसे आप कह सकते हो नॉन बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हो। तो इसमें जो पहली हेडिंग आपकी होगी बायोटिक
नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसे घटक, पर्यावरण का वह घटक, ऐसे घटक जो क्या हो, अजैव हो। अजैव मतलब निर्जीव हो, बिना जीव के हो, उसे हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक। जैसे हमारे चारों ओर हवा भी है, हमारे चारों ओर मृदा भी है, हमारे चारों ओर पानी भी है, तो ये क्या है, ये भी पर्यावरण के ही भाग हैं, घटक हैं, लेकिन ये जैविक है, अजैविक। क्या ये जीव है? नहीं है। मिट्टी कौन सा जीव है, हवा कौन सा जीव है, वाटर कौन सा जीव है? तो ये पर्यावरण के घटक हैं, लेकिन अजैविक घटक है। ठीक है, जैसे यहाँ हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि जैसे हो गया मिट्टी, प्रकाश, ठीक है, हवा, पानी या जल कह सकते हो। इधर हम लिख दिए जंतु, पेड़ पौधे, ये पूरे के पूरे क्या हैं, वातावरण या पर्यावरण के ही भाग हैं, पर्यावरण के घटक हैं। लेकिन इनमें ये वाला जो घटक होगा बेटा वो अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा, और ये वाला भी घटक है, लेकिन ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है, अर्थात जैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पर्यावरण में ये भी है, पर्यावरण में ये भी है, लेकिन ये भी घटक है, ये भी घटक है, लेकिन ये निर्जीव घटकों में आते हैं, नॉन बायोटिक कंपोनेंट अर्थात अजैविक घटक, और ये सजीव घटक में आते हैं अर्थात जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम इसको डेफिनेटली कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं हम लोग कैसे लिखा जाता। ठीक है, तो पर्यावरण का के वे घटक जो प्रायः, ठीक है, जो प्रायः निर्जीव होते हैं, जो प्रायः निर्जीव निर्जीव होते हैं, लिखा मैंने निर्जीव होते हैं, उन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं, उन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है गाइज, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। जैसे प्रकाश, तापमान, हवा, मृदा, जल, etc। ठीक है, तो ये भी क्या है, पर्यावरण घटक है। पर्यावरण में जल भी उपस्थित है, मृदा भी है, हवा भी है, तापमान भी है, प्रकाश भी है, ये सब के सब पर्यावरण में है, इसलिए पर्यावरण घटक है। लेकिन चूंकि निर्जीव है इसलिए क्या है, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात किया जाए कि जीवधारियों के चारों ओर ये प्रकाश, तापमान, हवा, मृदा, जल पाए जाते हैं। क्या ये सारे घटक यानी अजैविक घटक जैविक घटक अर्थात एनिमल और पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस। तो सिंपल सी, क्या जीवधारियों के लिए तापमान आवश्यक है? क्या जीवधारियों के लिए प्रकाश आवश्यक है? क्या जीवधारियों के लिए हवा आवश्यक है? क्या जीवधारियों के लिए मृदा आवश्यक है? क्या जीवधारियों के लिए जल आवश्यक है? तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन सब लोग जान रहे होंगे कि जीवधारियों के लिए जल क्या है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल है तो कल है, आपने सुना होगा। तो इसलिए अगर जल पर्यावरण में है, पृथ्वी पर जल उपस्थित है, अगर ये पर्यावरण के भाग के रूप में अगर बना रहेगा पृथ्वी पर, तो कल भी हम जीवित रहेंगे। कल का मतलब भविष्य की बात कर रहा है। और अगर जल आज समाप्त हो गया तो समझ लीजिए जल नहीं तो कल नहीं, अर्थात फिर हम कल भी, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, भविष्य होंगे, वो क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे बिना जल के, ये असंभव होगा। इसका मतलब है कि जो जल है ये सीधा सीधा जैविक घटक अर्थात एनिमल और प्लांट को प्रभावित करता है। ठीक है, मृदा की बात करें तो मृदा भी क्या है, जीवधारियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। और भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पौधों के माध्यम से जंतुओं को भोजन मिलता है। तो पौधे कहाँ होते हैं, मृदा में होते हैं। अगर मृदा नहीं रहेगी तो पौधों का विकास कैसे होगा, ठीक है, अनाज कैसे होगा, भोज्य पदार्थ का उत्पादन कैसे होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए मृदा अजैविक घटक का भी जैविक घटक पर प्रभाव पड़ता है। फिर बात करते हैं एयर्स की, हवा की।
तो दोस्तों आपको पता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% है, जो जीवधारियों के लिए, जंतुओं के लिए खासकर अति आवश्यक है। बिना इसके हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए एयर, हवा और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो ये हमारे लिए ऑक्सीजन, पौधों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों क्या है, इसी हवा या वायु में क्या होते, उपस्थित होते हैं। तो ये भी क्या है, जैविक घटक को प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं तीसरे की, तापमान। क्या तापमान भी जीवों को प्रभावित करता है, जैविक घटक को प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। जैसे ठंड का मौसम है, अगर तापमान डाउन हो जाएगा तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी क्या हो, प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है कि नहीं? अगर जितना ज़्यादा कम तापमान होगा, फसल की बात करें तो गेहूं का फसल हो गया, सरसों की फसल हो गई, ये भी कम तापमान में ही क्या होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। ठीक है, अगर अच्छा तापमान कम नहीं रहेगा, ठंड कम पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं तापमान अधिक होगा, गर्मी अधिक होगी, तो ये फसल क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे। यानी कि तापमान का भी चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, सब पर असर पड़ता है। फिर बात करते हैं प्रकाश की। तो आपको पता है कि प्रकाश भी सीधा जीवों को प्रभावित करता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण, कि पौधे पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, भोजन बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जैसे ही प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है, पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, उनको रंध्र कहते हैं। उसी रंध्र प्रकाश रण खुल जाते हैं और खुलने पर वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नीचे जड़ों द्वारा जल लेकर भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और जैसे ही प्रकाश डाउन होता है तो उनका छिद्र पत्तियों का भी रंध्र बंद हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देते हैं, तो भोजन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश पौधों के लिए साथ साथ एनिमल के लिए भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो पर्यावरण का अजैविक घटक है, ये डायरेक्ट सीधा प्रभावित करता है किसको, जैविक घटक को। अगर हम कह दें कि निर्जीव घटक यानी जल, मृदा, हवा, तापमान, प्रकाश, अगर ये अनुपस्थित हो तो क्या जैविक घटक पृथ्वी पर पर्यावरण का भाग बन सकते हैं? इम्पॉसिबल। बिना इनके, अगर इनमें से सबकी बात छोड़ दो, केवल जल ही खत्म हो जाए तो जैविक घटक फिर क्या हो जाएंगे, ये भी निर्जीव हो जाएंगे, पूर्ण रूप से मृत हो जाएंगे। इनका अपना कोई मतलब या अपना कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या, जैविक घटक, कि पर्यावरण के वे घटक जो प्रायः निर्जीव होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं जैविक घटक की बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम इनकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैविक घटक क्या है। इसको हम यहां से हटा देते हैं और इधर लिख देते हैं जैविक घटक क्या है। दूसरा आपका पढ़ेंगे आप जैविक घटक, क्या पढ़ेंगे, जैविक घटक की बात करेंगे। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। ठीक है, इसमें क्या है, वही चीज स्टार्टिंग यहां भी रहेगी, जो पर्यावरण के वे घटक जो प्रायः सजीव होते हैं, यही निर्जीव को अगर कन्वर्ट करके सजीव कर दें तो ये क्या हो गया, जैविक घटक हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हम पर्यावरण का वह घटक या भाग कह सकते हो जो प्रायः सजीव होता है, जो प्रायः सजीव होता है, उसे हम जैविक घटक कहते हैं, उसे हम जैविक घटक कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण का वह घटक जो प्रायः क्या होता है, सजीव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। जैसे सभी पेड़ पौधे व सभी जंतु। ठीक है, सभी जंतु, एनिमल, चाहे वो एक कोश की प्लांट हो
या बहुकोशिकीय हो, चाहे एक कोशिकीय एनिमल हो चाहे बहुकोशिकीय एनिमल हो, सबके सब क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, पर्यावरण के दोनों घटक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब आप नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सभी गाइज नोट करें। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसी निर्जीव घटक या अजैविक घटक के अंदर ताप के बारे में थोड़ा सा अगर अध्ययन करें कि तापमान का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि तापमान का जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कीजिए, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिज्म। तो आप खुद ही अपने माइंड को मेकअप करें और बताएं कि क्या ताप अगर कम हो या ज़्यादा हो जाता है, इन्वायरमेंट का ताप, वातावरण का ताप बढ़ जाए या घट जाए, क्या उससे जो जीव हैं क्या उनकी क्रियाओं पर और उन पर कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ताप कम हो जाए, अर्थात बहुत ठंडी पड़े, ठंडी बढ़ने का मतलब तापमान कम होना। ठीक है, ठीक है। जैसे ही पारा 10 के नीचे आएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 0, कहीं कहीं कुछ हिस्सों में -डिग्री सेल्सियस, सियाचिन, लद्दाख वगैरह में ठंड के मौसम में -डिग्री सेल्सियस पारा जाता है, तापक्रम चला जाता है। तो उस -डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जीवों के अंदर होने वाली क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने दिया है, एक लाइन लिख भी सकते हो कि तापमान का जीवों पर प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। ठीक है, पड़ता है, अर्थात यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जो जीव है वो ताप द्वारा क्या होते हैं, सीधा प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि लोग कहते हैं अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे हो, आप एज अ किसान का काम कर रहे हो और आपके पास अगर फील्ड है, क्रॉप है, फसल है, तो आपको पता होगा कि जिस वर्ष ठंडी अधिक पड़ती है, यानी तापमान जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही बेहतर गेहूं की फसल होती है। ठीक है, और अगर तापमान अधिक है तो फसल क्या होगी, प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित प्रभाव है। पहला मैंने यहाँ पे दिया वृद्धि व विकास पर प्रभाव। किस पर प्रभाव, वृद्धि व विकास पर प्रभाव। ठीक है, कैसे, जैसे प्लांट अगर देखा जाए, मुख्य रूप से एनिमल को छोड़ दें तो जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनका ताप से सीधा सीधा रिलेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि उनको अपनी वृद्धि और विकास के लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए। अगर उनको अधिक से अधिक टेम्परेचर मिलता है तो उनका वृद्धि विकास अधिक होता है। जैसे गर्मी में जो उपज वाले फसल है, ठीक है, आपको पता होगा जैसे धान की खेती हो गई, गर्मी या साधारणतः बारिश के मौसम में होती है, तो जितना ज़्यादा बारिश और गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, उतना ही उनके लिए ठीक होता है। ठीक है, और ठंडियों में जो गेहूँ, मटर है, ये तापमान कम तापमान पर इनका वृद्धि विकास ज़्यादा होता है। ठीक है, अतः वृद्धि व विकास, जीवों के वृद्धि विकास पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा है बेटा प्रजनन पर प्रभाव। प्रजनन पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है, या कह लो सीधा प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे आपको पता है ठीक है कि अगर आपने अपने आसपास एग्जाम्पल देखा होगा, अगर मानव को छोड़ दिया जाए, ह्यूमन को छोड़ दिया जाए, मनुष्य को छोड़ दे, तो अन्य जितने कुत्ते, भैंस, ठीक है, गाय, अन्य जितने एनिमल हैं, सबका सब प्रजनन तब करते हैं। उनके अंदर प्रजनन वाले जो हार्मोन्स हैं वो तब एक्टिव होते हैं उनकी बॉडी में जब ताप कम होता है, अर्थात ठंड के मौसम में। ठीक है, और गर्मी जब बढ़ती है, अधिक ताप होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ऐसे अधिक टेम्परेचर पर उनके शरीर में जो प्रजनन क्रियाएं हैं वो सुप्त रहती हैं, अर्थात एक्टिव नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही ताप कम होता है वैसे प्रजनन हार्मोन सक्रिय होकर के उनमें प्रजनन क्रिया को क्या करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, तो तापमान का भी क्या होता है, प्रजनन पर, जीवों के प्रजनन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता,
अब शीत निष्क्रियता क्या है, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, शीत माने ठंडी, निष्क्रियता माने निष्क्रिय पड़ जाना। अर्थात कुछ जीव पृथ्वी पर ऐसे हैं कि जैसे ही तापमान कम होता है, ठंड अधिक बढ़ती है, वैसे ही जीवधारी क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और निष्क्रिय होकर के किसी एक बिल में या एक जगह पर जाके क्या होते हैं, पत्थरों के नीचे, चट्टानों के नीचे, बिलों में जा कर के जब तक ठंड रहती है 2 महीने 3 महीने, वहीं पर निष्क्रिय होकर के अपना जीवन यापन करते हैं और बाहर वो चारे के लिए नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे जीवों पर भी ताप का असर पड़ता है, और जैसे ही मार्च अप्रैल मई जैसे ही गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, फिर से वो बिल से बाहर निकल करके अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आपको पता है कि सर्प, अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में सर्प ज़्यादातर बिलों में रहते हैं, अर्थात ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिसे शीत निद्रा कहते हैं, क्योंकि अधिक ताप गिरने से उनका जो ब्लड है वो भी क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, और ऐसे कारणों क्या होते हैं, पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, और बचने के लिए, अनुकूलन के लिए किसी एक बिल में या किसी एक जगह पे जाके क्या होते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है। और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है कि गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में जब जीव अधिक गर्मी पड़ती, जैसे राजस्थान वगैरह के रेत में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि क्या होते हैं, गर्मी से बचने के लिए, जहाँ टेम्परेचर गर्मी में 83 डिग्री सेल्सियस भी होता है, वहाँ पर ये जाके क्या करते हैं, बिलों में छिप जाते हैं, और जैसे ही गर्मी कम होती है या रात के समय, तो ये फिर से बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो ये ग्रीष्म निष्क्रियता होती है। ठीक है। ऐसे हम लोग भी हैं, अगर अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडी होती है, तो हमारे लोगों के शरीर पर भी, क्रियाओं पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, अर्थात हम लोग भी क्या होते हैं, इस तापमान के परिवर्तन से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है ऊष्मीय प्रवास का प्रभाव। ये भी क्या है कि आपको पता है, बहुत सारे जीव, एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अधिक गर्म वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म जल वाले झरनों में भी जीवित रहते हैं, और वहीं पे रह के अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि 80 और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब होता है कि उबला हुआ पानी, इस तरह से टेम्परेचर में भी वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन हम आप अगर अधिक उष्मा हो जाए तो हम आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर बात आती है, अगर हम बात करें यहाँ पर उपापचय का प्रभाव। ठीक है। इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में क्या टेम्परेचर का जीवधारियों के उपापचय पर भी प्रभाव पड़ता है। अब उपापचय का मतलब क्या है, ये भी जानिए कि शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, ये उपापचय क्रिया, इनका भी कहीं ना कहीं तापमान से क्या होता है, अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कैसे, जैसे आप देखिए, गर्मी में जो हम लोग के शरीर का एंजाइम्स होता है, अधिक ताप पर कम सक्रिय होता है, और बहुत निम्न ताप हो जाए तब भी कम सक्रिय होता है। ठीक है। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे, एक नॉर्मल टेम्परेचर, साधारण ताप पर कह लीजिए, साधारण तापक्रम पर, तो हमारी उपापचय क्रिया क्या होती है, बेहतर तरीके से संचालित होती है। लेकिन अगर 37 से ओवर या 37 से कम टेम्परेचर होता है, तो शरीर में जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो क्या होते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, जिससे शरीर के अंदर होने वाली उपापचय क्रियाएं भी क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान द्वारा जीवों पर, या तापमान के परिवर्तन से जीव सीधा सीधा प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका तापमान का जीवों पर प्रभाव। ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर चलते नेक्स्ट हेडिंग की ओर। सभी गाइज नोट करें। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब इस वीडियो की जो लास्ट हेडिंग है, अब हम उसे देखेंगे, हैबिटेट क्या होता है, अर्थात वास स्थान क्या होता है। ठीक है। तो सिंपल सा है, रटना नहीं है। स्थान मीन्स तो आप जान ही रहे हो, और वास मीन्स होता है निवास करना, अर्थात रहना। ठीक है। यानी ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न जीवधारी रहते हैं या रह करके अपनी दैनिक क्रियाएं या अपने जीवन की क्रियाएं संपन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास स्थान कहते हैं। ठीक है। जैसे मछली है,
तो मछली अपना पूरा जीवन, अपनी क्रियाएं कहाँ करती हैं? जलीय स्थानों पे करती हैं, तो उसका वास स्थान क्या है? जलीय वास स्थान है। और हम लोग स्थल पे रह के अपना समस्त कार्य करते हैं, तो हमारा वास स्थान क्या है? स्थलीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से विविध जीवों का अपना अलग अलग क्या होता है? वास स्थान होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये भी ध्यान दीजिए कि लिखा कैसे जाए कि वह स्थान जहाँ पर विभिन्न जीव या विभिन्न जीवधारी अपना जीवन यापन, जहाँ पर विभिन्न जीवधारी रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे हम वास स्थान कहते हैं। ठीक है गाइज, वास स्थान कहते हैं। जैसे मछली का जीवन यापन जल में होता है, तो इसका वास स्थान जलीय वास स्थान है। ठीक है, तो ये रहा वास स्थान। ठीक है, कि वह स्थान जहाँ पर विभिन्न जीवधारी रह के अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन संबंधी जुड़ी समस्त क्रियाओं को संपन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वास स्थान कहते हैं। वास मीन्स निवास करना, रहना, और स्थान मतलब क्षेत्र, जान ही रहे हो। जैसे मछली का जीवन यापन जल में होता है, तो इसका वास स्थान क्या है? जलीय वास स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आप इन्हें भी नोट कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।